अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मी शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू सेट स्टार्ट करने वाले हैं। सेट 6 तक हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी सेक्शन है उसके सभी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ आपको। अभी हम लोगों का जो सेट 7 है ये मैं बाद में करवाऊंगी। आज हम लोग सेट 8 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम CDP के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी 8 में आए हैं, सेट 8 में जितने भी CDP के क्वेश्चन आए हैं, आज हम सभी के सभी इस वीडियो के अंदर उस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, विद एक्सप्लेनेशन एंड जो भी उसका डाउट्स वगैरह है वो सभी के साथ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इंडोक्ट्रिनेशन कैन बी डन थ्रू, यानी जो इंडोक्ट्रिनेशन है, जो इंदिराज है, वो डैश के जरिए किया जाता है। अब किसके जरिए किया जाता है, यहाँ पर हमको उसके ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रेन वॉशिंग के जरिए, कंप्लीट चेंजिंग इन वंस आइडियोलॉजी यानी नजरियात में मुकम्मल तब्दीली के जरिए। ऑप्शन नंबर सी है कंप्लीट चेंज इन वंस फेथ, यानी अपने अकायद में मुकम्मल तब्दीली के जरिए। ये ऑल ऑफ दी अबव के जरिए। तो देखिए, जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसे क्या कहा जाता है, उर्दू में तलकीन अकीदा कहा जाता है। किसी भी चीज़ की तरफ किसी भी चीज़ को याद दहानी कराना या किसी भी चीज़ की तरफ तवज्जो कराना, तल्कीन अकीदा कराना, उसे कहा जाता है इंडोक्ट्रिनेशन। तो इंडोक्ट्रिनेशन के लिए देखिए, जब हमको किसी भी चीज़ की याद दहानी करानी है, किसी भी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलानी है, तो उसके लिए ब्रेन वॉशिंग भी ज़रूरी है। ओके, यानी दिमाग धोना। उसके बाद कंप्लीट चेंज इन वंस आइडियोलॉजी, यानी नज़रियात में मुकम्मल तब्दीली भी उसके लिए उसके ज़रिए होती है। कंप्लीट चेंज इन वंस फेथ, यानी अकायद में भी तब्दीली आती है। यानी इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑल ऑफ दी अबव जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 2 years old cries when his aunts try to take him from his another slaps due to, यानी जो अभी है, जो कि 2 साल का बच्चा है, वो रोता है उसकी चची उनकी गोद से लेने की कोशिश करती हैं, क्योंकि, यानी अभी एक 2 साल का बच्चा है, वो रोता है जब उसकी आंटी जो है उसको किसी और की गोद से लेने की कोशिश करती है। अब वो जिसकी भी गोद में होगा, वो उसकी या मदर होंगी, फादर होंगे, यानी उसके जिससे वो प्यार करता है या जिसे वो जानता है वो होंगे। जब उसकी आंटी उसको उनके पास से लेने की कोशिश करती है तो अभी रोने लगता है। तो उसे किस बात का डर है या किस वजह से अभी रोता है? सोशल एंजाइटी की वजह से, यानी समाजी अंदेशा होता है उसको, या फिर इमोशनल एंजाइटी की वजह से, यानी जज्बाती अंदेशा होता है उसको, या स्ट्रेंजर एंजाइटी की वजह से, यानी अजनबियत का अंदेशा होता है उसको, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सेपरेशन एंजाइटी। तो देखिए, यहाँ पर किसी और की गोद से लेने की कोशिश कर रही है उसकी आंटी उसको, तो वो जो भी है, जिसकी भी गोद में से लेने की कोशिश की जा रही है, वो उसका लव वंस, यानी वो जिससे प्यार करता है वो है। तो ऐसी सूरत में अभी क्या करता है, रोना शुरू करता है, क्योंकि उनसे सेपरेट होने का, उनसे अलहदगी का उसे डर होता है। तो इसके लिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब स्ट्रेंजर एंजाइटी कब होता है, जब बच्चा किसी अजनबी को देखकर रोना शुरू कर देता है या डर जाता है, तो उसे हम स्ट्रेंजर एंजाइटी कहते हैं। लेकिन आंटी उसके लिए स्ट्रेंजर तो नहीं है ना, आंटी उसकी जान पहचान वाली है। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर एंजाइटी इसलिए नहीं होगा। ओके, इमोशनल एंजाइटी क्यों नहीं होगा, यानी अगर बच्चे की इमोशंस को ठेस पहुंची या बच्चे की कोई जो उसको पसंद चीजें हैं या उसके इमोशनल से रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर वो उससे छीन ली जाए, तो यहाँ पर इमोशनल एंजाइटी होगा। ओके, अब सोशल एंजाइटी यानी कि यानी अकेला बच्चे को अगर किसी भीड़ में छोड़ दिया जाए या बहुत सारे लोग हैं और वहाँ बच्चा किसी को नहीं पहचानता है, तब उसे सोशल एंजाइटी होती है या उसे समाजी अंदेशा होता है। लेकिन ये तीनों इसलिए नहीं है क्योंकि सेपरेशन का डर है ना, उसे गोद में से लेने की कोशिश की जा रही है। तो जिसकी भी गोद में से लेने की उसे कोशिश की जा रही है, बच्चा उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसे अटैच है, तो इसलिए उसको सेपरेशन एंजाइटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट इज, यानी एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से अगर किसी पर्सन में या किसी बच्चे में हाई एबिलिटी है, हाई क्रिएटिविटी है और हाई कमिटमेंट है, यानी किसी भी चीज़ को करने का कमिटमेंट है उसके अंदर, पावरफुल, तो ये सब क्या कहलाएगा, स्किल्स कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए है स्किल, ऑप्शन नंबर बी है गिफ्टेडनेस, ऑप्शन नंबर सी है टैलेंट और ऑप्शन नंबर डी है क्रिएटिविटी। तो देखिए, एक एक इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्किल्स।
तो स्किल्स यानी क्या होता है? महारत, यानी किसी भी काम को करने की महारत। जैसे अगर हम देखेंगे तो किसी भी चीज़ में अगर कोई माहिर है कोई बच्चा, तो हम उसे स्किल्स कह सकते हैं। जैसे हम अगर सिलाई की भी बात अगर यहाँ पर कर ले, तो सिलाई का जो काम है वो भी एक तरह की स्किल्स ही है। यानी किसी भी चीज़ की स्किल्स रखना, महारतें रखना, कोई भी काम को एकदम परफेक्टली करना, उसे हम स्किल्स कह सकते हैं। अब गिफ्टेडनेस के अंदर क्या होता है? गिफ्टेड चाइल्ड कैसे होते हैं? गिफ्टेड चाइल्ड के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनकी उनके अंदर स्किल भी होती है, उनमें टैलेंट भी होता है, क्रिएटिविटी भी होती है, यानी तमाम चीज़ें उनमें कुदरती मौजूद होती हैं। तो इसे हम गिफ्टेडनेस कहते हैं। अब टैलेंट का क्या होता है? टैलेंट यानी दिमागी तौर से तेज़, यानी जो भी काम उनको दिया जाए या जो भी उनके सामने सवाल रखा जाए, तो वो बच्चा टैलेंट होता है जिसे वो हर तरह से कैटर कर सकता है उस तरह के सवालात को। क्रिएटिविटी यानी क्या है कि एक ही सवाल को या एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन अगर वो बच्चा कर सकता है, अलग-अलग सिमतों में अगर वो सोच सकता है, तो उसे हम क्रिएटिविटी कहेंगे। यानी कि किसी भी नई नई चीज़ की या कोई नई सॉल्यूशन, नई उसका हल तलाश करना, उसे हम कह सकते हैं क्रिएटिव माइंड है उसका। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें अगर किसी बच्चे में है, स्किल्स भी हैं, टैलेंट भी है और क्रिएटिविटी भी है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा फिर? वो बच्चा कहलाएगा गिफ्टेडनेस। यानी ऐसे बच्चे को हम कहेंगे गिफ्टेडनेस, जिसमें हाई क्रिएटिविटी, हाई स्किल्स, हाई कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इनमें सब में फ़र्क है, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है इसके अंदर। तो गिफ्टेडनेस में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी शामिल होती हैं कुदरती तौर पर। तो इसे कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट लर्निंग प्रोसीजर इन टीचिंग चिल्ड्रन इज टू हैव देम। यानी टीचिंग के अंदर बच्चों की तालीम में सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, रीड अबाउट द वे एन एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म। यानी एक सरगर्मी की कारकर्दगी का मुजाहिरा करने के लिए इंदिरा अल्फाज में पढ़े, या राइट अबाउट द वे एन एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म, राइट अबाउट द वे एन एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म, यानी जिस तरह से एक सरगर्मी की जा सकती है इसके बारे में लिखे। ये सी एन एक्टिविटी एज इट इज़ बीइंग परफॉर्म, यानी एक सरगर्मी देखे जैसा कि इसे किया जा रहा है। या परफॉर्म द एक्टिविटी देमसेल्व्स, यानी सरगर्मी खुद से करे। तो देखिए लर्निंग बाय डूइंग, या यहाँ पर अगर हम इसे कहेंगे प्रैग्मैटिज्म भी कहा जाता है, जिसे जॉन डुई ने कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग इसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि अगर बच्चा खुद उसमें शामिल होकर अगर करे किसी भी काम को, तो उसे हम कह सकते हैं फ्रॉम द एक्टिविटी, परफॉर्म द एक्टिविटी देमसेल्व्स, यानी खुद करके सीखने से, प्रैक्टिकली कोई भी काम को करने से बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख जाता है। जब उसमें खुद शामिल होता है वो, तो उसको इंटरेस्ट भी आता है और बेहतर तरीके से वो चीज़ें वो कर पाता है। तो परफॉर्म द एक्टिविटी देमसेल्व्स यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शनल जनरल इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी शोन इन सुपेरियर परफॉर्मेंस इन अ वाइड रेंज ऑफ टास्क इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, उर्दू में अगर हम देखें, उर्दू में काफ़ी सारी यहाँ पर मिस्टेक्स हैं। इस्तिस्नाई आम जहानी कारकर्दगी जिसका मज़ाहिरा मुख्तलिफ तरह के कामों में आला तरीन अंजाम की शक्ल में होता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी क्या है इसका मतलब? देखिए एक्सेप्शनल जनरल इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी शोन इन सुपेरियर परफॉर्मेंस, यानी जो इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी होती है उसमें अगर हम सुपेरियर परफॉर्मेंस देते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, मतलब बेहतर मज़ाहिरा करते हैं, अच्छा उसका रिजल्ट लाते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, यानी क्या इसे हम ज़हानी खुदादात सलाहियत कहेंगे, या इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहेंगे, यानी आईक्यू लेवल हम इसे कहेंगे, या फिर इसे हम मिरेकल कह सकते हैं, कोई मौजिज़ा है ये, कोई करिश्मा है ये, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये ना तो कोई करिश्मा है, और आईक्यू अगर हमको किसी का आईक्यू अगर हमको टेस्ट करना है, तो उसे हम किसी टेस्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं। उसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ जो है ज़रूरी नहीं है कि उसमें ही बेस्ट परफॉर्म करे। और यहाँ पर अगर हम ऑप्शन नंबर सी देखें, तो करिश्मा की तो बात ही नहीं हो रही है, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है, तो हम इसको इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस ले सकते हैं कि ज़हनी सलाहियत जो है वहाँ पर उनकी वो बेहतर है, वो खुदादाद है, मतलब उनके अंदर कुदरती तौर पर ज़हनी सलाहियत बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से वो उनके जो इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी है उसमें सुपेरियर परफॉर्मेंस दे सकते हैं किसी भी टास्क को करने के अंदर। ओके, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी इनमें से लर्निंग का कौन सा एक एस्पेक्ट नहीं है, सीखने का कौन सा एक यहाँ पर पहलू नहीं है। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, मतलब सीखने का एक पहलू नहीं है। कौन सा नहीं है? द एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज यानी मालूमात को जमा करना, या द सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व्स फाइबर यानी आसाबी रेशो की जैसा हिसासियत, या मॉडिफिकेशन ऑफ परसेप्शन यानी ख्यालात में तरमीम या उस पर तब्दीली लाना, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, सीखना मतलब क्या होता है, लर्निंग की बात अगर हम करें तो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर भी हम उसको कह सकते हैं। ओके, मॉडिफिकेशन बिहेवियर यानी किसी के भी बिहेवियर में, किसी के भी बर्ताव में मुकम्मल तौर से मुस्बत तब्दीली लाना। ओके, इसे हम कह सकते हैं लर्निंग, यानी हम बिहेवियरल चेंजेस को भी यहाँ पर लर्निंग कह सकते हैं। मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर भी आ सकता है इसमें। एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज भी होता है लर्निंग के अंदर, किसी मालूमात का ज़ख़ीरा करना, ये भी लर्निंग का एक पार्ट है। द सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व सिस्टम, देखिए जो आसाबी रेशे है, जो नर्वस सिस्टम है, उसका और लर्निंग का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लर्निंग के ज़रिए हम आसाबी रेशों की जो हिसासियत है या उसके किसी भी फंक्शन में हम तब्दीली नहीं ला सकते, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, जो कि अपने आप होता रहता है। ओके, तो यहाँ पर लर्निंग का एक पार्ट कौन सा नहीं है? द सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व फाइबर जो है यहाँ पर लर्निंग का पार्ट नहीं होगा। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ टीचर्स फर्स्ट ड्यूटी इज टू हिज, यानी एक टीचर की सबसे पहली जो फर्ज होता है, सबसे पहली जो ड्यूटी होती है वो किसके लिए होती है? कम्युनिटी के लिए होती है, यानी समाज के लिए होती है, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए होती हैं, अपने स्टूडेंट के लिए यानी अपने तलबा के लिए होती हैं, या फिर फेलो टीचर्स के लिए यानी जो उनके साथी जो असातिज़ा हैं उनके लिए होती है। तो देखिए, टीचर की जो फर्स्ट ड्यूटी होती है, सबसे पहला जो प्रायोरिटी है टीचर को, सबसे पहली इंपॉर्टेंट टीचर को अपने स्टूडेंट को देनी है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है, उनके बिहेवियर में चेंजेस लाना है, उनको पॉजिटिव ट्रेट्स हमको यहाँ पर देना है। ओके, तो बाद में अगर एक स्टूडेंट, एक इस क्लास के अंदर कहीं ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो इस तरह से एक एक स्टूडेंट की अगर हम तवज्जो देंगे तो अपने आप समाजी यानी कम्युनिटी के लिए भी उनके जो पूरे हो जाएंगे। प्रिंसिपल का ताल्लुक और साथ ही फेलो का जो ताल्लुक है, ये इनका एक अलग रिलेशन है, मतलब इनके ताल्लुक से जो जिम्मेदारियां होती है वो कुछ अलग होती हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है स्टूडेंट्स को ही दी जाती है। यानी एज अ टीचर अगर हम बात करें तो हमारी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमको सिर्फ स्टूडेंट को देना है। अगर हम स्टूडेंट को मरकज़ मानकर चलेंगे तो हम हमारे मकासद में या हमारे फ़राइज़ को हम अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ सर्वे ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट इंडिकेटेड दैट जनरली टीचर्स शुड बी अलाउड टू, यानी एक अगर हाई स्कूल का अगर हमने सर्वे किया तो क्या कहा गया है कि देखिए, हाई स्कूल के तलबा के एक सर्वे ने बताया कि आम तौर पर असातिज़ा को डैश की इजाज़त दी जानी चाहिए। किसकी इजाज़त दी जानी चाहिए? ड्रिंकिंग एंड स्मोक इन पब्लिक, यानी पब्लिकली वो लोग स्मोकिंग करें, ड्रिंकिंग करें यानी शराब का और जो नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करें। गैम्बल इफ़ इट इज़ लीगल, यानी अगर जो कानूनी है ऐसे जुराइम को कानूनी करार दे। या लीड नॉर्मल बैलेंस लीव्स, यानी जो मुतवाज़न ज़िंदगी है उसका इजहार करे या उसकी क़यादत करे। या हैव अ डेट्स विद स्टूडेंट, यानी तालिब इल्मों के साथ बाहर घूमने के लिए जाए। तो टीचर्स की एक बात अगर हम करें तो एज अ टीचर लीड नॉर्मल बैलेंस लाइव्स यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, क्योंकि नशा आवर चीज़ें अगर आमतौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इससे गलत असर पड़ेगा। कोई भी गैर कानूनी काम को कानूनी करार नहीं दिया जा सकता, और बच्चों के साथ घूमने फिरने जाना ये भी यहाँ पर सही बात नहीं होगी। तो लीड नॉर्मल बैलेंस लाइव्स यानी आम मुतवाज़न ज़िंदगी की क़यादत करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द टर्म इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर्स टू। अब देखिए, इस कंसेप्ट को यहाँ पर समझने के लिए हमें दो कंसेप्ट समझनी ज़रूरी है। एक इंटर इंटर होता है और एक इंट्रा होता है। ओके, दोनों में फ़र्क है, एक इंट्रा है एक इंटर है। इंटर का मतलब जो दो अलग अलग लोगों के बीच में, इंटर का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग लोगों के बीच में जब हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम इंटर कहेंगे। और एक ही इंसान के अगर कोई भी दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है, जैसे एक ही इंसान है उसके अलग अलग आस्पेक्ट में, यानी वो मैथ्स में कैसा है, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो अगर मैं अपना खुद का एनालिसिस करूँ कि मेरा मैथ्स कैसा है, वीक है, या मेरी इंग्लिश कैसी है, बहुत ही अच्छी है, या अलग अलग सब्जेक्ट्स का अगर मैं एनालिसिस खुद का ही करूँ, तो उसे कहा जाएगा इंट्रा। यानी एक ही इंसान की अलग अलग खूबियों या अलग अलग चीज़ों में
उसका कंपैरिजन करना, उसका मवाजना करना, उसे इंट्रा कहा जाएगा। और जब दो लोगों की बात होती है, यानी दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, तो दोनों की मैथ्स की एबिलिटी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें इसको हम कहेंगे इंटर डिफरेंसेस। ओके, तो यहाँ पर बात क्या हो रही है फिर, इंट्रा। इंट्रा यानी एक ही इंसान के बीच में। तो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर्स टू डिफरेंस अमंग द वेरियस ट्रेड्स इन अ गिवन इंडिविजुअल, यानी एक ही इंसान के अंदर अलग अलग ट्रेड्स का डिफरेंस देखना। डिफरेंस इन अ गिवन ट्रेड बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, तो इसे तो इंटर कहा जाएगा। अगर किसी एक ट्रेड्स का, जैसे हमने मैथ्स की एबिलिटी ले लिया और दो तीन लोगों का कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं तो इसे इंटर इंडिविजुअल कहा जाएगा। डिफरेंसेस इन अ गिवन ट्रेड इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी अगर हम टाइम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से तब्दीली देख रहे हैं किसी भी ट्रेड्स की या किसी भी स्किल की। ओके, या फिर डिफरेंसेस इन अ गिवन ट्रेड इन अ गिवन इंडिविजुअल एसोसिएटेड विद एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि डिफरेंस अमंग द वेरियस ट्रेड्स इन अ गिवन इंडिविजुअल इसे कहा जाता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी एक ही इंसान के अंदर अलग अलग चीज़ों का डिफरेंस अगर हम देखें तो उसे इंट्रा इंडिविजुअल कहा जाता है। दोनों में आपको याद रखना है, इंटर और इंट्रा दोनों में फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द अचीवमेंट टेस्ट विच आर जनरली फॉर्मुलेटेड फॉर द इवेल्युएशंस ऑफ रूटीन क्लासरूम परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर कॉल्ड, यानी अगर बच्चों का जो रूटीन परफॉर्मेंस है, यानी डेली अगर हम बच्चों को कोई लेसन पढ़ा रहे हैं और उसमें उनका अगर हम अचीवमेंट टेस्ट ले रहे हैं, यानी बच्चों को कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, रूटीन, रूटीन यानी डेली जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है उसका अगर हम परफॉर्मेंस टेस्ट ले रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, ह्यूमन वेलफेयर अचीवमेंट टेस्ट या इवेल्युएशन टेस्ट। तो देखिए ये जो होगा ये कैसा होगा, टीचर मेड होगा, क्योंकि टीचर अपने हिसाब से इसको टेस्ट को तैयार करेंगे कि उसने क्या पढ़ाया और बच्चों को क्या समझ में आया, तो टीचर खुद इसको उसको टेस्ट करेंगे, तो इसे कहा जाएगा टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट। ओके, असातिज़ा का बनाया हुआ कामयाबी का टेस्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियस मूड डिस्टर्बेंस इज सीन इन, यानी जाहिरी मिजाज में जो खलल देखा जाता है उसे क्या कहेंगे हम, शिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर्स, डिप्रेशन और ब्लिंग ईटिंग डिसऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम शिजोफ्रेनिया और अल्जाइमर की अगर बात करें तो ये ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी ब्रेन फंक्शनिंग के डिसऑर्डर हैं। इसके अंदर जो है अल्जाइमर्स के अंदर जो है इंसान को कुछ भी चीज़ें भूलने की बीमारी हो जाती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इस सवाल की तरफ अगर बात करें तो मूड में अगर हमारे डिस्टर्बेंस आ जाता है, मूड अगर ख़राब हो जाता है, मिजाज में तब्दीली अगर आती है, तो इसका जो कनेक्शन है वो डिप्रेशन से, यानी डिप्रेशन की वजह से होता है कि हमारा मूड ख़राब रहता है, हमारे मिजाज में तब्दीली आती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीचर नॉट एक्सपेक्ट टू डू, यानी ऐसी कौन सी बात है जो टीचर से एक्सपेक्ट नहीं की जाती है करने के लिए, यानी उस्ताद मंतज झैल में से ऐसी कौन सी चीज़ें जो उस्ताद से तवक्का नहीं की जा सकती हैं। क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज सच एज रेड क्रॉस, यानी रेड क्रॉस एक्टिविटीज जो होती है उसमें पार्टिसिपेट करना ये तवक्का नहीं की जाती। तो देखिए रेड क्रॉस एक्टिविटी यानी क्या होती है, समाजी फलाह व बहबूदी के लिए जो काम किए जाते हैं, चाहे वो सेहत आम्मा का काम हो, जैसे ब्लड डोनेशन वगैरह का काम है, फर्स्ट एड जो मतलब अगर कहीं पर कोई हादसात हो जाते हैं तो वहाँ पर फर्स्ट एड सबसे पहली इस्लाही तदाबीर करना, रेस्क्यू का काम अगर किसी जगह पर कोई सैलाब ज़लज़ला वगैरह आया तो वहाँ पर रेस्क्यू के लिए हेल्प करना, तो ये टीचर से तवक्का की जा सकती है कि एज अ सोशल वर्कर टीचर को ये सारे काम करना चाहिए। गिव हेल्प टू पीपल्स इन देयर पर्सनल एंड स्कूल प्रॉब्लम्स, यानी टीचर्स बच्चों को मदद करे स्कूल में और उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कराने में। ये कीप पीपल्स अटेंडेंस एंड अचीवमेंट रिकॉर्ड, यानी बच्चों का जो अचीवमेंट रिकॉर्ड है उसको उसको अटेंडेंस और अचीवमेंट रिकॉर्ड को कि क्या इंदराज करके रखा जाए, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए ये सारे काम की तवक्का टीचर से की जाती है कि टीचर को रेड क्रॉस एक्टिविटी में भी हिस्सा लेना चाहिए, टीचर को बच्चों की पर्सनल और स्कूल लेवल पर जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में भी मदद करना चाहिए, और बच्चों का जो अटेंडेंस और जो अचीवमेंट रिकॉर्ड है उसका भी इंदराज रखना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा, सही जवाब वो होगा नन ऑफ दी अबव, यानी ऐसी इनमें से कोई भी बात नहीं है जिसके लिए टीचर से तवक्का नहीं की जा सकती। तो नन ऑफ दी अबव इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
एज कम्पेयर विथ अदर प्रोफेशंस द ग्रेटेस्ट लैक इन टीचिंग इज, यानी अगर हम दूसरे पेशों की बात करें तो टीचर का पेशा है उसमें क्या एक बड़ी कमी है, क्या खामी है। तो देखिए क्या है, लाइसेंसिंग स्टैंडर्ड यानी मियाद की वहाँ पे जो लाइसेंस वगैरह है उसका स्टैंडर्ड सही नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स को सही प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। एडोकेट सैलरी स्किल्स नहीं है, मतलब टीचर की सैलरी सही तरीके से जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। या प्रॉपर सोशल आउटलुक नहीं है, यानी मुनासिब समाजी नुक्ते नज़र टीचर्स के लिए नहीं है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर अगर सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर देखें तो यहाँ पर एडवोकेट सैलरी स्केल, यानी जिस हिसाब से टीचर से काम लिया जाता है, जिस हिसाब से उनसे मेहनत की जाती है, जितनी बड़ी जिम्मेदारी एक टीचर के ऊपर है, यानी एक डॉक्टर, एक इंजीनियर या समाज के जितने भी मेन अराकीन हैं उनको बनाने का जो काम है, जो मौमार है, वो टीचर होता है। तो एज अ टीचर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद सबसे कम सैलरी स्केल जो है वो टीचर को दी जाती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सबसे बड़ी कमी जो है इस पेशे के अंदर यही है कि एडवोकेट सैलरी स्केल नहीं दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द फाइनल एनालिसिस टीचिंग मस्ट बी थॉट ऑफ मेनली एज अ प्रोसेस ऑफ, यानी एक फाइनल जब एनालिसिस होता है, यानी हतमी, तो देखिए जो फाइनल एनालिसिस होता है तो उस टीचिंग का, तो उसके अंदर सबसे मेन प्रोसेस, सबसे अहम अमल क्या होता है, यानी हतमी जब तजज़िया किया जाता है तो उसमें सबसे मेन मरहला कौन सा होता है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल, यानी लोगों को सरगर्मियों की हिदायत देना, या बच्चों हाँ, लोगों को सरगर्मी की हिदायत देना। आस्किंग क्वेश्चन एंड अप्रेजिंग आंसर्स, यानी सवालात पूछना और जवाबात की तवक्का करना। या फिर हियरिंग द रेसिटेशंस ऑफ पीपल, यानी तलबा को पढ़ाई गई चीज़ें सुनना। या इंडोक्ट्रिनेशन पीपल विद एडल्ट्स आइडियाज़, यानी तालिबे इल्मों की बालिग ख्यालात के साथ मुतारिफ कराना। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट करना जो है, यहाँ पर डायरेक्ट करना यानी लोगों को सरगर्मियों की हिदायत देना, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा कि जब फाइनल एनालिसिस किया जाता है तो उसमें डायरेक्शन दी जाती है और एक्टिविटी किस तरह से की जाए उसकी हिदायत दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट हैज़ अ टाइम लिमिट लॉन्ग इनफ फॉर एवरीवन टू अटेम्प्ट ऑल आइटम्स इज कॉल्ड एज, यानी ऐसा टेस्ट जिसके अंदर इतना टाइम दिया जाता है कि टाइम इनफ, लॉन्ग टाइम इनफ होता है, यानी काफ़ी लंबा वक्त होता है कि हर कोई उसको अटेम्प्ट कर सकता है, उसको करने की कोशिश कर सकता है। ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या कहलाता है, यानी इतना टाइम होता है कि चाहे किसी भी लेवल का बच्चा हो, किसी भी आईक्यू का बच्चा हो, वो उसको कर सकता है, अपनी स्पीड के हिसाब से उसको कर सकता है, इतना ज़्यादा टाइम का ड्यूरेशन उसमें दिया जाता है। तो ऐसे टेस्ट को क्या कहा जाएगा, स्पीड टेस्ट कहा जाएगा, नॉन वर्बल टेस्ट कहा जाएगा, या पावर टेस्ट कहा जाएगा, या रश टेस्ट कहा जाएगा। तो देखिए ये जो दो हैं, स्पीड टेस्ट और रश टेस्ट, इनमें टाइम लिमिट होता है, मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि हर बच्चा उसमें किया जाए इसको ही, तो इसीलिए तो इसे स्पीड टेस्ट कहेंगे ना कि कौन कितने फास्ट करता है, तो इसको स्पीड एक्यूरेसी या स्पीड टेस्ट कह सकते हैं। ओके, अब नॉन वर्बल टेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर कुछ फिगर्स वगैरह दे दिए जाएंगे और उसका टेस्ट बच्चों से लिया जाएगा, यानी वर्बल या लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करते हुए कुछ फिगर्स, कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसे नॉन वर्बल टेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अ साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट हैज़ अ टाइम लिमिट लॉन्ग इनफ, देखिए लॉन्ग इनफ पर फोकस करना है। लॉन्ग इनफ यानी इतना ज़्यादा होता है कि हर कोई उसको अटेम्प्ट कर सकता है, तो इसे हम कह सकते हैं पावर टेस्ट। क्या कहलाएगा ये फिर, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये पावर टेस्ट कहलाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द मोस्ट वैलिड क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच टू जज वेदर टीचिंग इज अ प्रोफेशन इज द टीचर्स, यानी टीचिंग एक प्रोफेशन है, इसको अगर हमको जांचना है तो क्या ये सबसे वैलिड क्राइटेरिया है यहाँ पर, देखिए लव फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों से मोहब्बत करना, या ऑप्शन नंबर बी है ब्रॉड एंड थ्रू नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी किसी भी सब्जेक्ट की बारे में सब ज़्यादा मालूमात होना या डीप नॉलेज होना,
एग्जेम्प्लिफिकेशंस ऑफ डोमिनेंट वैल्यू ऑफ आवर कल्चर, यानी हमारी सकाफत की अहम इकदार की महारत होना, या ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, यानी पेशा वराना अखलाकियत का मुशाहिदा करना। तो एज अ प्रोफेशन अगर हमको टेस्ट करना है कि जो टीचिंग का जो पेशा है वो एक प्रोफेशन है, एक पेशा है, जो टीचिंग का काम है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, यानी पेशा वराना अखलाकियत का मुशाहिदा होना चाहिए। देखिए नाम में ही उसके आंसर छुपा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द ऑडियो एड्स इंक्लूड, ऑडियो यानी क्या? समय। ऑडियो यानी क्या? समय, यानी जिससे हम सिर्फ सुन सकते हैं। ऑडियो विजुअल यानी समय व बसरी दोनों भी। तो यहाँ पर सिर्फ ऑडियो एड्स की बात हो रही है। जो टीचिंग के अंदर अगर हम किसी ऑडियो एड्स को सुने, जैसे बच्चों को कोई पोयम सुनाना है, किसी की कोई स्टोरी सुनाना है, कोई आप बीती सुनाना है, तो ऐसी चीज़ें, या नज़म सुनाना है, बच्चों को टेबल लर्न कराना है, तो इसके लिए हम ऑडियो एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी समय वसाइल का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पर? रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर, यानी कि रेडियो टेप रिकॉर्डर ऑडियो वसाइल ऑडियो एड्स है। टेलीविजन एंड वीसीआर, तो देखिए टेलीविजन के अंदर हम देख भी सकते हैं, तो ये ऑडियो विजुअल हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ऑडियो विजुअल हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद फिल्म एंड स्लाइड्स, तो फिल्म और स्लाइड के अंदर भी बच्चे देखने का काम करते हैं, तो यहाँ पर भी ऑडियो विजुअल हो जाएगा। ऑन एंड ऑफ दी अबव, तो देखिए अगर हम ऑप्शन की तरफ गौर करें तो ऑप्शन नंबर ए ऐसा है यहाँ पर, रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर, जिसमें सिर्फ बच्चे सुन सकते हैं, तो ये ऑडियो एड्स हो जाएगा। कौन सा एड्स हो जाएगा? ये ऑडियो टीचिंग एड्स हो जाएगा, कि जिसमें बच्चे सिर्फ सीखते हैं। सतारा तमजा, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस इज गिवन बाय, अभी जो कॉग्निटिव थ्योरी है स्ट्रेस की वो किसने दिया है यहाँ पर? देखिए तो ऑप्शन नंबर ए है सील, ऑप्शन नंबर बी है पार्कर, ऑप्शन नंबर सी है लाजरस, और ऑप्शन नंबर डी है बीने। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, लाजरस ने जो है वो डिप्रेशन थ्योरी, सॉरी स्ट्रेस थ्योरी जो है वो दी थी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस दिए थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग या तदरीस के मरहले कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर एक है प्रिपरेटरी स्टेज, यानी तैयारी के मरहले, यानी प्रिपरेशन, हम इसको कह सकते हैं प्रिपरेशन करने के जो मरहला होता है, यानी अगर हम क्लास में टीचिंग को जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी तैयारी करते हैं कि हमको कौन सा लेसन पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कौन से टीचिंग एड का इस्तेमाल होगा, कितना टाइम हमको लग सकता है इस लेसन को टीच करने के लिए, कौन कौन से वसाइल की ज़रूरत है, कौन कौन सी मिसालें हमको देनी है, यानी इसको हम प्रिपरेशन कह सकते हैं, यानी प्री टीचिंग का काम होता है ये, कि टीचिंग से पहले की तैयारी होती है ये। तो तैयारी के मरहले करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इंटरैक्शन स्टेज, यानी बच्चों को जाकर फिर उनसे हम इंटरैक्ट होते हैं, वो चीज़ें हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, जो भी तैयारी हमने की है अब बच्चों के सामने जाकर उसको हम परफॉर्म करते हैं। सी है यहाँ पर पोस्ट टीचिंग रेडीनेस स्टेज, यानी दर्स व तदरीस के बाद के मरहले, यानी सबसे पहले हमने तैयारी कर ली है कि क्या क्या चीज़ें हमको लेकर जानी है, क्या क्या कितना टाइम लगेगा, कौन सी मिसालें देनी है, उसके बाद फिर हम बच्चों के सामने इंटरैक्ट होंगे, यानी बच्चों के सामने हम परफॉर्म करेंगे, उसको पेश करेंगे। फिर उसके बाद टीचिंग के बाद हम उनका इवेलुएट करेंगे, उनकी जाँच लेंगे, उनसे सवालात करेंगे कि क्या क्या जो पढ़ाया गया वो किस तरह से बच्चों को समझ में आया, या हमें और किस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो देखिए प्री, ड्यूरिंग द टीचिंग और पोस्ट टीचिंग, ये तीनों भी मरहले इसमें शामिल है। तो यहाँ पर नाम चेंज कर करके दे सकता है आपको, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि 3 स्टेजेस होती है। एक तो प्री होती है, यानी टीचिंग से पहले की तदरीस से पहले का मरहला होता है। फिर ड्यूरिंग द टीचिंग, यानी टीचिंग के दरमियान या दौरान का जो मरहला होता है। फिर पोस्ट टीचिंग, यानी तदरीस के बाद का मरहला होता है, जिसमें कि टेस्ट जाँच वगैरह ली जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, यानी जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, तकनीक होती है, उसका इस्तेमाल किन किन कामों के लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर एक है टू मेजर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के ज़ाती और समाजी एडजस्टमेंट की, या उनकी जो एडजस्टमेंट वो करते हैं उसकी पैमाइश करने के लिए। या ऑप्शन नंबर बी है टू एक्सप्लोर द रिप्रेस्ड डिज़ायर ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों की जो ख्वाहिशात होती हैं उसकी तलाश के लिए। या टू नो द एल्टीट्यूड्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के रवैयों को, एटीट्यूड्स ऑफ द चिल्ड्रन है वो, यानी बच्चों के रवैयों को जांचने के लिए।
और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए प्रोजेक्टिव मेथड है जो इसका इस्तेमाल इन तीनों चीज़ों के लिए किया जाता है। पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, बच्चों का जो किस तरह से है, बच्चे किस तरह से समाज में अपने आप को ढाल लेते हैं, पर्सनली क्या-क्या चेंजेस लाते हैं, इसकी जाँच या इसकी जो पैमाइश है वो करने के लिए भी प्रोजेक्टिव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों की क्या ख्वाहिशात है, क्या उनकी डिज़ायर्स है, उसको जानने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू नो द एटीट्यूड्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी बच्चों के रवैयों को जानने के लिए कि किस किस बच्चों का रवैया किस तरह से है, बच्चा पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए भी प्रोजेक्टिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सेक्शन को कंप्लीट करेंगे सेट 8 के। अब यहाँ से मैं कोशिश करूँगी कि स्पीड को बढ़ाऊँ, यानी स्पीड बढ़ाने का मतलब है कि एक दिन में ये 2 या 3 वीडियोज़ में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि हमारा जो ये सीरीज़ चल रहा है प्रीवियस ईयर का, ये एग्ज़ाम से पहले-पहले फिनिश हो जाए। ओके, तो इंशाल्लाह ताला कुछ बिज़ी मेरा शेड्यूल था, इसकी वजह से काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह अब आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से रहा तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो पूरे सेट है वो भी कंप्लीट हो जाएँगे, और मैथ्स की जो बेसिक सीरीज़ है मैं उसको भी कंप्लीट करवा लूँगी। और अगर फिर मुझे और ज़्यादा टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह ताला बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं हम उसको उस पर भी फ़ोकस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।